डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर मोनिका डूंगरवाल आज अपने इस वीडियो में एक नया विटामिन ई पर बात करने जा रही हूँ। विटामिन ई जो है यह भी एक वसा घुलनशील विटामिन होता है, अर्थात यह वसा में और वसा गोलकों में घुल जाता है। विटामिन ई की खोज सन 1922 में इवांस तथा बिशप ने की थी। इन लोगों ने अपने प्रयोगों और अपने अनुसंधानों से यह सिद्ध किया था कि जो चूहे में सामान्य प्रजनन क्रिया होती है, इसको संपन्न करने के लिए एक तत्व की आवश्यकता होती है और यह जो तत्व है यह कच्ची वनस्पतियों में अर्थात क्रूड वेजिटेबल में प्रेजेंट होता है और इन लोगों ने इस तत्व का जो नाम था वह दिया विटामिन ई। सन 1924 में वैज्ञानिक शूर ने इस तत्व को एक नया नाम दिया और वो नाम था बंध्यता प्रतिरोधक पदार्थ, यानी जिसे इंग्लिश में कहा गया एंटी स्टरलिटी फैक्टर नाम दिया कि जिसके द्वारा जो है स्टरलिटी को रोका जा सकता है अगर हमारी डाइट में यह अच्छी मात्रा में उपस्थित है तो। सन 1936 में इवांस तथा उसके साथी ने इसे गेहूं के भ्रूण के तेल से शुद्ध रूप में प्राप्त किया या उससे शुद्ध रूप में अलग किया और इसकी रासायनिक संरचना के अनुरूप इसका नाम अल्फा बीटा टोकोफेरॉल रखा गया। जो टोकोफेरॉल वर्ड है यह एक ग्रीक शब्द है जो कि टोकोस और फेरॉल से बना हुआ है। अगर इसका शाब्दिक अर्थ अगर हम देखते हैं तो टोकोस का अर्थ है शिशु को जन्म देना, फेरो का अर्थ होता है संपन्न करना और जो लास्ट में ऑल वर्ड आ रहा है वह एक अल्कोहल को शो करता है, अर्थात इसका जो कंप्लीट नाम होता है वो होता है टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल कह दे या विटामिन ई कह दे, यह वसा में घुलनशील विटामिन होता है। यानी वसा में घुलनशील यह विटामिन जो है मुख्यतः दो रूपों में पाया जाता है। एक रूप है टोकोफेरॉल और दूसरा नाम होता है इसका टोकीट्रिनॉल। इसमें से जो इसका फर्स्ट रूप है टोकोफेरॉल, यह अत्यधिक क्रियाशील प्रकार होता है। यह भी 3 प्रकार का होता है, यानी टोकोफेरॉल जो है वो वापस से 3 रूप में पाया जाता है, अल्फा बीटा गामा। इसमें जो इसका अल्फा रूप होता है वो सर्वाधिक क्रियाशील होता है। यह जो टोकोफेरॉल है यह पीले रंग का तेल जैसा पदार्थ होता है जो कि वसा में घुलनशील होता है। यह ताप एवं अम्ल के प्रति स्थिर रहता है, परंतु क्षारीय माध्यम में यह धीरे धीरे नष्ट होता रहता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में भी यह ऑक्सीकृत हो जाता है तथा इसकी कार्यक्षमता में कमी आने लगती है। विटामिन ई को ऑक्सीकरण प्रतिरोधक पदार्थ भी कहा जाता है, क्योंकि विटामिन ई की उपस्थिति में वसा का ऑक्सीकरण नहीं हो पाता है, अर्थात जिन तेल में विटामिन ई प्रेजेंट होता है तो उस तरह की वसा या तेल का जो ऑक्सीकरण है वो नहीं हो पाता है, क्योंकि विटामिन ई जो खुद है वह ऑक्सीकरण प्रतिरोधक पदार्थ की तरह कार्य करता है। मतलब खुद तो ऑक्सीकृत हो जाता है पर दूसरी चीजों का ऑक्सीकरण नहीं होने देता है। विटामिन ई के रासायनिक संगठन और इसकी रासायनिक विशेषताओं, इसके प्रकार के बाद अब हम बात करने जा रहे हैं स्लाइड में विटामिन ई के कार्यों पे कि विटामिन ई हमारे शरीर में किस तरीके से कार्य करता है। तो सबसे पहला जब फंक्शन हम विटामिन ई का देखते हैं तो वो होता है विटामिन ए तथा कैरोटीन को ऑक्सीकृत होने से यह बचाता है। विटामिन ई में ऑक्सी प्रतिरोधक गुण होते हैं जो कि अभी हमने प्रॉपर्टीज में पढ़ा था। अपनी इसी विशेषताओं के कारण विटामिन आंतों में कैरोटीन तथा विटामिन ए के ऑक्सीकरण को रोकता है। इस प्रकार यह विटामिन ए तथा कैरोटीन को नष्ट होने से बचाता है। क्योंकि विटामिन ई में बच्चों ऑक्सी प्रतिरोधक मतलब किसी भी तत्व का ऑक्सीडेशन प्रोसेस को रोकना,
यह गुण पाए जाते हैं, तो यह हमारी जो आंतें या इंटेस्टाइन होती है, इसके अंदर जो कैरोटीन या विटामिन ए का ऑक्सीकरण अगर हो रहा है तो रोकने का कार्य करता है, और इस कारण से विटामिन ए का या कैरोटीन का जो ऑक्सीकरण होता है वो नहीं हो पाता और वो नष्ट नहीं हो पाते हैं। इसके अलावा ये तंतुओं में पाए जाने वाले असंतृप्त वसीय अम्लों के स्व ऑक्सीकरण को भी रोकता है, अर्थात यह अनसैचुरेटेड जो फैटी एसिड्स हैं उनका जो सेल्फ ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है वह भी नहीं होने देता है। विटामिन ई के अभाव में असंतृप्त वसीय अम्ल यानी अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का ऑक्सीकरण हो जाता है और परिणामतः तंतुओं में पीले तथा भूरे रंग के पदार्थ भर जाते हैं या बन जाते हैं। अब हम बात कर रहे हैं बच्चों दूसरे फंक्शन की हमारे शरीर में, वो है लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण में। हम यूं कह दे विटामिन ई जो होता है लाल रक्त कणिकाओं आरबीसी या रेड ब्लड सेल्स, कुछ भी नाम हम कहें, इसके निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि ये जो विटामिन है यह आरबीसी को ऑक्सीकारक पदार्थ, जैसे इसमें एक एग्जाम्पल दिया है हाइड्रोजन परऑक्साइड, से टूटने फूटने व नष्ट होने से बचाने का कार्य करता है। जब कभी भी हमारे शरीर में विटामिन ई की कमी हो जाएगी तो आरबीसी का जो निर्माण होता है या लाल रक्त कणिकाओं का जो निर्माण होता है वो ठीक प्रकार से नहीं हो पाएगा और वो वृद्ध आकार ले लेगी, यानी कि उनकी जो साइज होती है वह बड़ी हो जाएगी और इस समय पर इसको मैक्रोसाइट्स कहा जाता है। यानी जब कभी भी हमारे शरीर में विटामिन ई की कमी हुई तो लाल रक्त कणिकाएं जो होती है उनका डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं हो रहा है, निर्माण प्रॉपर नहीं हो पा रहा है और उनकी साइज बड़ी हो रही है, और जो रक्त अल्पता रोग होता है इस समय पर उसको मैक्रोसाइटिक रक्त अल्पता रोग कहा जाता है। अर्थात विटामिन ई जो है वह लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तीसरा फंक्शन है कोशिकाओं की रचनात्मक एकता को बनाए रखना, या हम ये कह दे कि स्ट्रक्चरल जो इंटीग्रिटी होती है सेल्स की, उस स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी को बनाए रखने का कार्य करता है या कोशिकाओं की रचनात्मक एकता को बनाए रखने का कार्य करता है। विटामिन कोशिकाओं के आवरण की जो रचनात्मक एकता होती है इसको बनाए रखने के लिए अमूल्य योगदान देता है। इसके अभाव में कोशिकाओं की रचनात्मक एकता जो होती है वह बिगड़ जाती है, जिससे कोशिकाओं का बाहरी जो आवरण होता है वह जल्दी नष्ट होने लग जाता है। हम इस चीज को ऐसे समझ सकते हैं कि जो सेल्स है उसके ऊपर की हम कहते हैं कि आउटलाइन या कवरिंग जो होती है उसकी संरचना को बनाए रखने का कार्य करता है, और जब कभी भी इसकी कमी हो जाएगी हमारे शरीर में तो यह जो कोशिकाएं हैं वह टूटने लग जाएगी, यानी वो जो बाहरी आवरण होगा वह टूट जाएगा, नष्ट हो जाएगा और उसकी संरचना नहीं रह पाएगी जैसी कि होनी चाहिए। फोर्थ फंक्शन होता है विटामिन ई का प्रजनन में सहायक। यह जो विटामिन ई है यह विटामिन सामान्य प्रजनन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और इसके अभाव में स्त्री तथा पुरुष दोनों में ही प्रजनन शक्ति जो होती है वह क्षीण हो जाती है। यौन हार्मोन जो होते हैं बच्चों, वह यौन हार्मोन भी जो होते हैं इसके अभाव में उनका जो स्त्रवन होता है वह अनियमित हो जाता है, अनियंत्रित हो जाता है और असंतुलित हो जाता है, और इसी के कारण से इसको बंध्यता प्रतिरोधक पदार्थ या एंटी विटामिन भी कहा जाता है, क्योंकि प्रजनन में यह अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का कार्य करता है इस कारण से। अब हम बात कर रहे हैं इसके फिफ्थ फंक्शन की, जो है न्यूक्लिक अम्ल तथा प्रोटीन उपापचय में। विटामिन ई जो होता है वह न्यूक्लिक अम्ल तथा प्रोटीन के उपापचय में भी एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह जो हिम प्रोटीन होता है उस हिम प्रोटीन का जो शरीर में सिंथेसिस या निर्माण होता है उसके लिए यह सहायक
होता है। विटामिन ई हमारे शरीर में जो हिम प्रोटीन का संश्लेषण या निर्माण होता है उसमें आवश्यक विटामिन होता है। नेक्स्ट फंक्शन है यह कोलेस्ट्रॉल तथा विटामिन डी की उपयोगिता को हमारे शरीर में प्रभावित करता है। सेवेंथ या नेक्स्ट फंक्शन है मांसपेशियों की सामान्य क्रिया में भी विटामिन ई जो होता है वह सहायक होता है। हमारी जो सेल्स होती है उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है और माइटोकॉन्ड्रिया के भीतरी भाग में विटामिन ई प्रेजेंट होता है और इसके अभाव में हम यह कह दें कि जो उत्तक है और जो पेशियां हैं उनके कार्यों में कई प्रकार के विकार या कमी उत्पन्न हो सकती है, अर्थात यह मांसपेशियों की सामान्य क्रिया में जरूरी होता है। विटामिन ई जो होता है वो यकृत को विभिन्न विषैले पदार्थों जैसे कि कार्बन टेट्राक्लोराइड से सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है, अतः यह हमारे यकृत को स्वस्थ रखता है तथा सुचारू रूप से कार्य करने में मददगार होता है। इसके अलावा भी विटामिन ई हृदय रोग, एक्ने, अल्सर, गर्भपात, रजोनिवृत्ति में हार्मोन जो असंतुलन जिसे कि हार्मोनल इम्बैलेंस वर्ड कहते हैं, इसकी कमी के कारण से जो है वह हो जाते हैं, अर्थात ये इन सब की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए जरूरी होता है। अब हम बात कर रहे हैं विटामिन ई के कार्यों के बाद विटामिन ई की कमी के प्रभाव। विटामिन ई के अभाव में कई प्रकार की बीमारियां एवं विकृतियां उत्पन्न हो जाती है। यद्यपि इस विटामिन की जो कमी है वो शरीर में देखने को नहीं मिलती है, फिर भी अगर हम देखें कि कौन कौन सी बीमारियां इसकी कमी पे शरीर में हो सकती है तो उसमें पहला है प्रजनन क्षमता में कमी आना। विटामिन ई की कमी में जो प्रजनन अंग होते हैं वह सुचारू रूप से कार्य नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा यौन हार्मोन के स्त्रवन में असंतुलन व गड़बड़ियां उत्पन्न हो जाती हैं। यूट्रस या गर्भाशय कह दें बच्चों की कोशिकाएं जो होती है वह भी धीरे धीरे नष्ट होने लगती है और कई बार गर्भ में ही भ्रूण की मृत्यु भी हो जाती है। इसके अलावा मेल के अंदर देखें तो जो शुक्राणु होते हैं उनकी कोशिकाओं का नाश होने लगता है और इस कारण से स्वस्थ शुक्राणु या स्पर्म का निर्माण नहीं हो पाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि यह हमारी प्रजनन क्षमता में कमी लाने का कार्य करता है अगर हमारी शरीर में विटामिन ई की कमी हो रही है तो। सेकंड कमी का प्रभाव होता है यकृत का नेक्रोसिस। नेक्रोसिस वर्ड का मतलब होता है कि सेल्स का धीरे धीरे मरना या टूटना या नष्ट होना या कार्य नहीं करना जो उसको प्रॉपर कार्य करना चाहिए। यदि हमारे आहार में लंबे समय तक विटामिन ई की कमी चलती रहती है तो ऐसी कंडीशन में जो लीवर की सेल्स होती है वह धीरे धीरे गलकर नष्ट होने लग जाती है और इस कारण से हमारा जो लीवर होता है वो प्रॉपर तरीके से कार्य नहीं कर पाता है। हमारा जो लीवर या यकृत है वह बहुत जरूरी ऑर्गन होता है जो कि विषैले तथा हानिकारक पदार्थों से सुरक्षा प्रदान करता है और जब विटामिन ई की कमी हो जाती है तो इन विषैले पदार्थों का जमाव हमारे लीवर में होने लग जाता है और यही विषैले तत्व जो होते हैं यह सेल्स को लीवर सेल्स को नष्ट करने लग जाते हैं। नेक्स्ट है कमी के प्रभाव में एरिथ्रोसाइट हीमोलाइसिस। विटामिन ई के अभाव में लाल रक्त कणिकाओं का नाश होने लगता है। कणिकाओं का जो निर्माण है वह ठीक प्रकार से नहीं हो पाता है और इसी कारण से शरीर में रक्त अल्पता रोग हो जाता है और इसी की बात हमने थोड़ी सी कार्यों में भी की थी। फिर है मांसपेशीय ऐंठन। विटामिन ई के अभाव में शरीर की पेशियों में कमजोरी आ जाती है। मांसपेशियों की जो कोशिकाएं होती है उसमें टूट फूट होने लग जाती है और इसके अंदर अनावश्यक संकुचन होने लग जाता है
और इस कारण से तीव्र दर्द रहने लग जाता है और इसमें ऐंठन शुरू हो जाती है। इसके अलावा भी विटामिन ई के अभाव से हृदय रोग, यकृत में घाव, मीनोपोज में हार्मोनल इम्बैलेंस, कई सारी बीमारियां देखने को मिलती है। अब हम बात कर रहे हैं प्राप्ति के साधन पे कि जो विटामिन ई होता है वो वैसे तो सभी भोज्य पदार्थों में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध रहता है। फिर भी अगर हम देखें तो गेहूं तथा मक्का जो होता है उसके भ्रूण के तेल में वह सर्वाधिक मात्रा में उपलब्ध होता है। इसके अलावा वनस्पति तेलों और वसा जो भी है, फैट जो भी है, उसमें भी यह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अब हम बात कर रहे हैं दैनिक आवश्यकता की कि विटामिन ई की हमारे शरीर में क्या दैनिक आवश्यकता है। यही जो इसकी आवश्यकता है दिन भर की, वह करीब 3 से 11 मिलीग्राम प्रतिदिन वैरी करती है। अगर इस टेबल में देखें तो जो 0 से 12 महीने यानी 1 साल का बच्चा है, उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो 3 से 4 मिलीग्राम है, या इंटरनेशनल यूनिट में बात करें तो 9 से 12 आयु होती है। 1 से 7 साल का जो बच्चा है उसकी रिक्वायरमेंट 6 से 7 मिलीग्राम है। 11 से 18 साल का जो बच्चा है उसकी रिक्वायरमेंट 8 मिलीग्राम है। इसी तरीके से मेल्स यानी वयस्क पुरुष हम कह दें, उनकी जो रिक्वायरमेंट होती है डेली वह 10 मिलीग्राम होती है। पर महिलाओं में ये जो रिक्वायरमेंट है थोड़ी सी कम होती है। वयस्क महिला की रिक्वायरमेंट जो है वो 8 मिलीग्राम होती है। परंतु अगर प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग वुमेन को देखें तो प्रेग्नेंट वुमेन की रिक्वायरमेंट 12 मिलीग्राम प्रतिदिन होती है, जबकि लैक्टेटिंग मदर जो कि धात्री महिला है, अपने शिशु को दूध पिला रही है, उनकी रिक्वायरमेंट 11 मिलीग्राम होती है। आज के इस वीडियो में हमने वसा घुलनशील विटामिन ई की बात की है। विटामिन ई क्या है, कैसे फाइंड आउट हुआ, क्या रासायनिक संगठन है, इसको टोकोफेरॉल भी कहा जाता है और क्यों कहा जाता है, इसके हमारे शरीर में क्या कार्य हैं, साथ में क्या कमी के प्रभाव है, किस किस फूड स्टफ में ये प्रेजेंट होता है और क्या दैनिक आवश्यकता है, इसको हमने विस्तृत रूप से देखा है। इसके साथ ही हमारा यह जो टॉपिक है विटामिन ई बच्चों, यह समाप्त होता है। थैंक यू बच्चों।